नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला और उत्तरकाशी जिले के बीच में बसा शांत सुंदर धराली गांव, जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, लेकिन प्रकृति के रौद्र रूप ने इस गांव को मात्र चंद सेकंडों में अपने आगोश में ले लिया। उफनाती हुई खीर गंगा ने भारी तबाही मचा दी और कई जिंदगियां को तबाह कर दिया। और इसी बीच एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तमाम टीमें उस क्षेत्र में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच मुगबा के एक निवासी रजनीकांत सेमवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, जो कि पेशे से एक लोक गायक भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। रजनीकांत जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, धराली जो क्षेत्र है, क्या वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, कितना संवेदनशील इलाका है, और क्या पहले भी इस तरह की आपदाएं वहाँ पर आई हुई हैं? देखिए, जो पूरा हिमालय है वो एक संवेदनशील ही है पूरा। और जिस तरीके से वहाँ के जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपनी जो गांव की बसावट बसाई थी वो उस तरीके से बसाई थी कि थोड़ा सा नदी नालों से दूर वो रहते थे, गार्ड गदेरों से दूर रखते थे। हम बचपन से देखते हैं, मैं मुखवा में रहा हूँ, तो वो जितनी भी जो गार्ड हैं, गदेरे हैं, जहाँ से पानी लेते थे वो दूर होते थे। हमारी माता बहनें या जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो बंटे से, उस ज़माने में बंटा हुआ करता था, उनके द्वारा पैदल जाके फिर लाया जाता था, गार्ड गदेरों से दूर रहा जाता था। तो और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो हिमालय में आती रहती हैं, समय समय पे आती हैं। और जिस क्षेत्र में की बात आप कर रहे हैं, टकनौर वैली की बात जो कर रहे हैं, जिसमें धराली, मुखवा, हरसेल, बगोरी, सुक्की, झाला, ये तमाम जो गांव हैं, भटवाड़ी तक और भटवाड़ी नेताला तक की बात हम करते हैं, ये संवेदनशील तो रहे ही हैं। क्योंकि लेकिन पहले जो पर्यावरण दृष्टि से देखा जाता था और आज की जो पर्यावरण है उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। जैसे कि हम पहले बचपन में देखा करते थे छोटे, तो जो बारिश होती थी वो बहुत फुहासे से बारिश होती थी, जिसमें वो पड़ती तो थी लेकिन वो भीगती नहीं थी। और अब दैनिक कार्य हुआ करते थे, लोग पैदल चल रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जो स्वरूप हमने देखा है, वो धीरे धीरे वो जो बारिश की बूंदें वो मोटी होती जा रही है। यानी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस वजह से जो आपदाएं पहले भी आई हैं, ऐसे नहीं है कि 19वीं सदी में या 18वीं सदी में नहीं आई हैं। उस क्षेत्र में 240 मंदिर पहले भी ऑलरेडी थे, जहाँ पे अभी कल्प केदार का मंदिर धराली क्षेत्र में था, ऐसे ही वहाँ पे 240 मंदिरों का इतिहास में वर्णन है। तो वही खीर गंगा भी बड़ी है और भूकंप भी आए हैं, उस वजह से उस क्षेत्र में वो मंदिर दब गए थे। तीन का प्रमाण किस विलियम फ्रेजर हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में मेंशन किया है। वो एक उसमें की पिक भी है जो गंगोत्री मंदिर समिति के ऑफिस में भी लगी है और तमाम लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है। तो 3 मंदिरों का तो हमने खुद देखा हुआ है, उसमें से 2 फिर बाढ़ आई होगी, वो भी दबी। अब एक मंदिर कल्प केदार का मंदिर था जिसमें नित्य आरती और पूजा चलती थी, वो इस बाढ़ में जो 5 अगस्त को आई है उसमें दब गया है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, और संवेदनशील तो है ही। पूरा जो क्षेत्र है, पूरा हिमालय जो क्षेत्र है, वो थोड़ा संवेदनशील है। उस वक्त क्या क्लाइमेटिकल कंडीशंस थी वहाँ पे? कोई अलर्ट जारी किया गया था? ऐसा नहीं, बरसात तो बहुत हल्की थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अमन देखा गया है कि जो खीर गंगा है वो थोड़ा सा बढ़ा करती थी। 2013 में ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो हर बार, जैसे नदी नाले जो भी हैं, आप यदि यहाँ रिस्पना पुल पे जाएंगे तो वो खाली है, लेकिन बरसात में देखते हैं तो वो भी भर जाती है। जो एक आप सोच सकते हैं एक शहर का माहौल है, तो वो तो पहाड़ का माहौल है, जहाँ ग्लेशियर हैं, जहाँ प्रचुर मात्रा में आपकी बर्फ़ पड़ती है, उनको पिघल के आती है, तो निश्चित तौर पे वो बारिश के समय पे वो थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। लेकिन इतने लार्ज स्केल पे बढ़ जाएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतना वो दुखदायी परिणाम लेके आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। जी, आप क्या मानते हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों का कहना है बादल फटा है, कुछ लोगों की ग्लेशियर की वजह से इतनी तबाही मची है, क्या कारण हो सकता है? अभी तो शुरुआती अनुमान लगाए जा रहे हैं कि, लेकिन सरकार, जो मैंने पढ़ा है या सुना है कि ये बादल फटा नहीं है, इसके पीछे ऊपर जो श्रीकंठ के नीचे कुछ झील हैं या पुराने ग्लेशियर हैं, जो थोड़ा सा जब सूख जाते हैं तो वो एक कचरे का रूप ले लेते हैं, और कई सालों की जब बारिश उनमें जम जाती है तो वो एक साथ प्रलय के रूप में आ जाती हैं। और ऐसे तमाम उस इलाके में हैं और कई जगह हैं, वो सिर्फ उस क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आप यदि चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या उत्तरकाशी में तो
बहुतायत हैं, तो ऐसे तमाम जगह हैं और उन पे रिसर्च करने का और शायद जितने भी संस्थान हैं वो अपनी तरफ से रिपोर्ट देती रहती हैं। अब ये सरकार का काम है कि उस पे क्या वो अपनी प्रतिक्रिया करती हैं या क्या उसके लिए आगे के लिए स्टेप उठाती हैं। जी सर, आप मुखवा गांव के निवासी हैं और धराली के सामने ही मुखवा है और वहीं से वीडियोज़ आने शुरू हुए थे, वहीं से सीटियां वगैरह जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो उस वक्त सर क्या स्थिति थी उस दिन, उस दिन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। और क्या आप लोगों ने, जो आपके जानने वाले के जहाँ पे जो परिचित है, क्या उनको आपने फ़ोन कॉल्स करके बुलाया था कि जब ऐसी कुछ स्थितियाँ वहाँ पर बन रही थी? बिल्कुल, मैं देहरादून में था, मैं उस दिन वहाँ पे जा नहीं पाया था किसी कारणवश, लेकिन वो जो वीडियो आया और फ़ोन कॉल आने लग गए, तो उसके बाद जो वीडियो देखा तो उससे पता चल रहा था कि वो कितनी भयावह स्थिति थी। मतलब चंद सेकंड में लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। जो मार्केट में खड़े हुए लड़के थे वो इधर उधर नहीं भाग सके। जो कमरों में जो नेपाली और बिहारी जो बात चल रही है वो वहाँ पे काम किया करते थे। उस दिन हल्की बारिश थी तो शायद उस वजह से, और लंच टाइम था तो वो अपने कमरों में रहते, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो मुखवा से ही लोगों ने सीटियाँ, ये मतलब पुराने तरीका एक ट्रेंड है। यदि मुखवा में कुछ आप विपत्ति देखते हैं तो धराली वाले सीटी बजा के अलर्ट करते हैं, और यदि धराली में कुछ हो रहा है तो मुखवा के लोग अलर्ट करते थे। सीटी बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि सीटी की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो पतली सी होती है, वो जल्दी आसानी से पहुंचती है। तो यहीं से हुआ तो कुछ लोगों को सीटियों की वजह से भी अवेयरनेस हुई है। और कुछ उस दिन हारदूदा मेला था, नाग देवता का मेला था, और समेश्वर देवता ने सभी लोगों को कहा था कि वो इकट्ठा एक जगह पे हो जाएं। तो उस दिन 40-50 लोग देवता के मंदिर में थे। यदि उस समय वो उस देवता के मंदिर में नहीं होते तो वो मार्केट में ही होना था, उन्होंने अपने होटल और उस चीज़ में होना था। अच्छा। तो उस वजह से भी काफ़ी लोगों की जानें बच गई हैं। तो उस वक्त सर वहाँ पे क्या स्थानीय लोग थे, टूरिस्ट थे, और कौन कौन लोग थे, कितना अनुमान है? क्योंकि सरकारी डेटा में कुछ सामने आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ सामने आ रहा है, आपके अनुमान से? अभी जो मेरी बात हुई है मुखवा में भी और धराली में भी जो मेरी बात हुई है, वो उनका कहना था कि टूरिस्ट तो नहीं थे, 1-2 टूरिस्ट के बारे में बात चल रही है, लेकिन उसमें 8 लोगों की या 8-10 लोगों के जो धराली प्रॉपर गांव के जो स्थानीय लोग थे वो थे। उस ज़्यादातर नेपाली समुदाय के उसमें लोग थे जो वहाँ पे काम किया करते थे, बगीचों में, और खेती बाड़ी का काम करते थे, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिहार के लोग जो आए थे वो लोग थे। और बाकी तो अब पता चलेगा कि धीरे धीरे कि कितनी ये संख्या आगे बढ़ती। जी सर, काफ़ी कमर्शियल एरिया था वहाँ पे, मार्केट एरिया था, और होटल्स और रिजॉर्ट्स के भी वहाँ पे निर्माण हुए थे। तो कितना अनुमानित नुकसान हुआ होगा उस क्षेत्र में? जो बताया जा रहा है, जो हम देखते हैं, कम से कम 50-60 वहाँ पे होटल और होम स्टे थे। तो जो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बड़ी मेहनत से अपना लोन लेके या किसी तरीके से उधारी लेके किसी से बनाए थे। वो भी जैसे कि कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा बढ़ रही है, तो उस दृष्टि से वो एक पड़ाव था जो गंगोत्री से पहले पड़ाव पड़ता है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे रहते थे। अभी थोड़ा बरसातों की वजह से टूरिस्ट अभी नहीं चल रहा था, तो नहीं तो यदि आप मई जून में देखते तो वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ पे स्टे करते थे। अच्छा जी। तो इस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी? इतनी भीड़ नहीं थी पहले के मुकाबले? क्योंकि बरसात का सीजन रहता है, हाँ जी। थोड़ा यात्रा थोड़ा थे, तो वो गंगोत्री में थे। जो यात्री जो भी था उस समय वो गंगोत्री में था। धराली में कुछ कम संख्या बताई जा रही है। सर जैसे कि आपने अभी बताया था कि संवेदनशील क्षेत्र है धराली, और पहले भी वहाँ पे ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो क्या भविष्य में भी सर ऐसे कोई अनुमान है कि भविष्य में भी ऐसी कोई तबाही का मंजर वहाँ पे देखने को मिल सकता है उस क्षेत्र में? जो इतिहास बताता है वो तो यही बताता है कि संवेदनशील है। कोई भी मतलब पहाड़ के क्षेत्र जो भी हों, गढ़वाल कुमाऊं या जौनसार के जो भी क्षेत्र हैं वो संवेदनशील तो हैं ही, और उस संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार को थोड़ा सा पैमाने बनाने में पड़ेंगे अपने, कि किस तरीके से भवन निर्माण होने चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। अब जैसे धराली जो गांव है वो पूरी तरीके से एक तरीके से नष्ट हो गया है या एक तरह बर्बाद हो चुका है। तो वहाँ के जो लोग हैं जिनके होटल टूटे हैं, घर टूटे हैं, उनको पुनर्वास कैसे किया जाए, किस स्थान पे किया जाए, कौन सा स्थान वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि पहाड़ के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्पान नहीं होता है, नदी होती है फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाए। यदि वो
पहाड़ पे बनाता है तो भूस्खलन की चपेट में आता है, यदि नीचे बनाता है तो नदी की चपेट में आ जाता है और गाढ़ गदेरों की चपेट में आ जाएगा, तो जाएगा कहाँ? उसको बसना तो वहीं है, उसको तो भाग के जा नहीं सकता कहीं। लेकिन उसके लिए एक ठोस नीति सरकार के द्वारा बननी चाहिए। ऐसे इलाके चिन्हित करने चाहिए सरकार को जो सुरक्षित हों, जहाँ उनको पुनर्वास उनका किया जाए और सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो, जिससे कि वहाँ के लोग रहें, वहाँ का व्यापार भी चलता रहे, वहाँ का रोजगार भी चलता रहे। और जैसे कि देखते हैं चार धाम में इतने लाखों लोग आते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी तो होनी है। सर, आपके ओपिनियन में जब ऐसे संवेदनशील इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है, होटल रिजॉर्ट्स का निर्माण किया जाता है, तो क्या प्रॉपर सर्वे नहीं होता या फिर नहीं किया जाना चाहिए ऐसे इलाकों में? क्योंकि भूस्खलन के बाद तो फिर तबाही मचनी तय है। किया जाना भी चाहिए, और ऐसा है कि लोगों की वहाँ अपनी भूमि होती है। और अब यदि ये भी देखा जाए तो सरकार भी चिंतित रहती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहती है, और वो हर बात पे टोकर टाकी भी करना पसंद नहीं करती है। यदि स्थानीय लोग है, उसकी अपनी ज़मीन है, तो बनाता है। लेकिन थोड़ा सा अब ज़रूरत महसूस हो रही है। पहले मुझे लगता था कि हमारी अपनी ज़मीन है, हम कहीं भी बना लें, क्या कर लें, लेकिन थोड़ा सा हमें भी सारी चीज़ें हम सरकार पे नहीं थोप सकते जी। हमें अपना भी लेके चलना पड़ेगा कि हमें भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि वो सुरक्षित हो। क्योंकि सफ़र तो हम जो लोकल लोग होते हैं वही करते हैं, क्योंकि उनके मकान, उनकी दुकान, उनका जो व्यावसायिक भवन है, वो आखिरकार वहीं के लोगों का नुकसान होता है। तो उसके लिए हमें भी सोचना पड़ेगा और सरकार को मिलजुल के एक ऐसी ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि वो सुरक्षित जगह पे रहें और सुरक्षित जगह पे उनका रोजगार बचा रहे। सर, आप मुगबा गांव के निवासी हैं और आपने भी अपने आंखों से कई प्राकृतिक आपदाएं देखी होंगी। क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ऐसी आपदाओं से बचने के लिए? ये आपदाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ पूर्वानुमान हो जाता है। अब जैसे आजकल छुट्टियों का अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई भारी बारिश हो रही है, ये हो रहा है, तो या इतनी टेक्निक हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि जो हमें सैटेलाइट के माध्यम से ये बताया जा सके, सर्वे करवाया जा सके कि ये गलत क्षेत्र में मकान बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और दूसरा, ये एक भावात्मक रूप भी हो जाता है कि आदमी जिसका जन्म जहाँ पे हुआ है, उसको यदि कहीं और बसा भी रहे हैं तो उसका थोड़ा सा लोकल लोगों में थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट भी चला जाता है कि हमें अपनी जगह से हटाया जा रहा है। उसका ताज़ा मतलब उदाहरण टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है, जहाँ टिहरी डूब गया था जल विद्युत परियोजना की वजह से। तो उन लोगों ने उस दर्द को भी सहा है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और सरकार को भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। दोनों चीज़ लेके यदि हम आगे की कार्यनीति निर्धारित करें और तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी सर, फिलहाल वहाँ पे रेस्क्यू टीमें अभी जुटी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा। आपके कॉन्टैक्ट्स में सर आपको क्या लगता है अभी तक कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? क्योंकि सरकारी डेटा जो आ रहा है वो तो अलग है, आपके अनुमान से। अभी तो सिर्फ एक मृतक की जो है डेड बॉडी वो मिली है जो मेरी नॉलेज में है। और क्योंकि वहाँ पे 50 फीट तक जो गाद जो आई है, उस मलबा जो आया है वो 50 फीट तक है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था इतना है। वहाँ ढूंढना मतलब बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, वो इतना ही आसान नहीं है। और क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, दोबारा से वो गाद आ जा रही है। कल ही मैंने देखा कि वो जो पुल, अस्थायी पुल जो धराली में बनाए गए थे, वो टूट गए। तो रोज़ चैलेंज है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और वो ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन के लिए, वो तो पूरा सितंबर 15 तक हमारी बरसात को माना जाता है कि वो आती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए कि वो बना रहे हैं, फिर गाद आ जाएगी, फिर वो टूट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए तो जैसा मैंने कल देखा ही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कर्नल कोठियाल साहब को भी, जिन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण में पूरा योगदान दिया था, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो एक उम्मीद बनती है कि वो उसको उसी तर्ज पे जैसे केदारनाथ में उन लोगों ने किया था पुनर्निर्माण, और उसी दिशा में वो काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मतलब कुछ सही देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पे पुनर्निर्माण कैसा होता है, जो वहाँ पे दबे हुए जो लोग हैं उनको निकाला जाता है। तो उम्मीद तो करते हैं कि सरकार अपने तरफ से
काम तो वहाँ से सर ऐसी जानकारी सामने आ रही कि जो स्थानीय लोग हैं वो आग्रह कर रहे हैं कि हमें भेजा जाए वहाँ पे और हम खुद से ढूंढेंगे अपने लोगों को। देखिए वो भावात्मक रूप रहता है, जिन्होंने अपने लोग खोए हैं उन पे वही समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। तो वो भावात्मक रूप है, लेकिन उनके पास मतलब हम लोग ही हम अपना लेके चलते हैं कि धराली को धराली नहीं, हम सब उस क्षेत्र को हम अपना मान के चल रहे हैं कि हमारे पास उतने मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है हम लोगों के पास जो है तकनीकी तौर पे हम लोग इतने सक्षम नहीं है। वो तो सरकारी है, तो सरकार की मदद लेना जरूरी है, और जो सरकार काम कर रही है वो ठीक कर रही है, वो अपनी स्तर पे काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल धराली क्षेत्र में अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। इस इंटरव्यू को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।